गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण सितंबर की, तो उसका राष्ट्रीय शिक्षण हम लोग आज खत्म करेंगे। रेस्ट ऑफ आगे क्रम से। फर्स्ट न्यूज क्या है? उपराष्ट्रपति का इस्तीफा। उपराष्ट्रपति कौन थे? जगदीप धनखड़। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस समय अगर हम बात करें करंट में, तो इनका उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की बात चल रही है। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति। तो धनखड़ जी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले ये तीसरे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले किसने इस्तीफा दिया है? इससे पहले दिया है वीवी गिरी ने और आर वेंकटरमन ने। लेकिन इन दोनों ने ही इस्तीफा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए दिया था। और ये लोग जीते भी थे, मतलब राष्ट्रपति भी बने। और अभी जो इस्तीफा दिया है, धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया है, इस्तीफा का कारण बताया है स्वास्थ्य खराब है, ये रीजन दिया है धनखड़ जी ने। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है यहाँ पर, एक उपराष्ट्रपति हुए कृष्णकांत। इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं। पद पर रहते हुए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के बारे में हमें क्या जानना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति का ये जो पद खाली हो गया है, अब इसका चुनाव होगा। चुनाव कौन करवाएगा? चुनाव करवाएगा भारत चुनाव आयोग के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव की पद्धति क्या होती है? चुनाव की पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। संक्रमणीय मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। पद्धति द्वारा होता है। और अगर हम देखें इनका कार्यकाल की योग्यता, अगर आपको देखना है कि कितनी योग्यता होनी चाहिए अगर चुनाव लड़ना है इसका, तो कुछ योग्यताएं तो कॉमन ही है, जैसे कि भारत का नागरिक हो। यहाँ पर जो याद रखना है, दो बातें एक्चुअल में। न्यूनतम आयु 35 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। अगर ये चीज है तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसमें
एक चीज आती है निर्वाचक मंडल। वोट कौन देता है? वोट देते हैं निर्वाचक मंडल संसद के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत। निर्वाचित प्लस मनोनीत। और जब ये वोट करते हैं तो इनका जो मत मूल्य सबका क्या होता है? बराबर होता है। और यहाँ पर अगर हम चुनाव देखते हैं, चुनाव की जो पद्धति में अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। क्यों? क्योंकि जनता मतदान नहीं करती है। मतदान कौन कर रहा है? जनता के बिहाफ पर सांसद करते हैं। ये हो गया उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें जानना चाहिए था। इनका टेन्योर अगर हम देख लेते हैं तो कार्यकाल इनका होगा 5 वर्ष होता है, और जो नया व्यक्ति बनेगा वो पूरा कार्यकाल पूरा करता है। काम में अगर हम इसके बाद देखते हैं तो ये क्या होते हैं? राज्यसभा का राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनका एक महत्वपूर्ण काम होता है जो सबसे जरूरी है। दूसरा काम इनके लिए क्या होता है? राष्ट्रपति का पद खाली हो पद खाली होने पर राष्ट्रपति के काम को देखते हैं कि कार्य को देखना। तो ये हो गया उपराष्ट्रपति के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें थी। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पॉलिसी सरकार लेकर आई है, राष्ट्रीय खेल नीति। दो 2025। इसमें क्या किया है? ये इसने पहले जो इससे पहले की जो नीति है उसका स्थान लिया है। कौन सी नीति का स्थान लिया है? तो राष्ट्रीय खेल नीति 2001। ये पूछा जा सकता है, तो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लिया है और इसको मंजूरी दी गई है 1 जुलाई को मंजूरी। कभी कभी डेट पूछ लेते हैं, सो पता होना चाहिए। इस खेल नीति के 5 स्तंभ बताए हैं। क्या है 5 स्तंभ? पहला है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता। वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता। दूसरा है आर्थिक विकास के लिए खेल। याद करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं खेल। एक है इसमें, इसको आप बनाएंगे दूसरा, आर्थिक विकास के लिए। और ये तीसरा स्तंभ क्या होगा? खेल आर्थिक विकास के लिए। यहाँ आपको आर्थिक विकास याद रखना है। फिर सामाजिक विकास के लिए।
फिर तीसरा हो गया, चौथा हो जाएगा आपका जन आंदोलन के रूप में खेल, जन आंदोलन के रूप में। और पांचवा है शिक्षा के साथ एकीकरण। शिक्षा कौन सी? हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ। तो ये मुख्य आयाम हो गया राष्ट्रीय खेल नीति के। नेक्स्ट है INS तमाल, भारतीय नौसेना में शामिल। इसमें क्या हुआ? INS तमाल, इसका निर्माण रूस द्वारा कहाँ शामिल किया गया? लोकेशन मतलब पूछ रहा है। कालिनन ग्रीड, रूस में लोकेशन है कालिनन ग्राड या कलिनिनग्राड, जैसे भी है। यहाँ पर INS तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और इसको तैनात किया जाएगा पश्चिमी कमान में। इसमें मिसाइल भी लगी हुई है, कौन सी? ब्रह्मोस मिसाइल इसमें लगी हुई है। जहाजों की गति नापते हैं किसमें? नॉट में। तो इसकी स्पीड होगी नॉट में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, 30 नॉट। ये क्या होती है? जहाजों की गति मापने की इकाई है नॉट। ये फिजिक्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका जो शुभंकर रखा गया है द ग्रेट बियर्स। यहाँ बियर्स मीन्स भालू हो गया। और भालू हिंदू पौराणिक कथाओं में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जामन, जो भालू जैसे थे, उनके नाम पर रखा गया है। प्लस यहाँ पर तमाल है जो, ये हिंदू देवता इंद्र की तलवार के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्या है? INS निस्तार को भी शामिल किया गया। ये INS निस्तार क्या है? INS निस्तार ये बेसिकली डाइविंग सपोर्ट वेसल है, गोताखोरी सहायता पोत, डाइविंग सपोर्ट वेसल है।
मतलब जो गोताखोरी करते हैं उनकी सहायता करने के लिए बनाया गया पोत है। प्लस समुद्र में कोई घटना घटती है तो बचाव और राहत अभियान के लिए बनाया गया है। बचाव एंड राहत अभियान में सहायक होगा। नेक्स्ट क्या है, और इसको कहाँ पर कमीशन किया गया है, मतलब कहाँ पर लॉन्च किया गया है, शामिल किया गया है, कमीशन किया गया है। विशाखापट्टनम में। और इसमें ये जो हमारा भारत में ही बनाया गया है, निर्माण किसने किया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये कहाँ है, ये विशाखापट्टनम में है, हेडक्वार्टर इसका वहीं पर स्थित है। इस यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे थे आईएनएस तमाल में, इसमें जो बाकी बचे हुए युद्धपोत होंगे यहाँ पर लिख लेंगे, इसके रेस्ट बचे हुए युद्धपोत जो होंगे उनका निर्माण, बचे हुए पोतों का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है, नाम से क्लियर है, गोवा में है। तो आईएनएस निस्तार भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले की ओर। एक और शामिल हुआ है, उसका नाम है आईएनएस उदयगिरी। आईएनएस उदयगिरी ये उसी दिन शामिल किया गया है सेना में जब आईएनएस तमाल शामिल किया गया। तो आईएनएस उदयगिरी जो है, इसका निर्माण किसने किया है, मैन्युफैक्चरिंग माझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये पीएसयू है, जानते ही हैं, सरकारी कंपनी पीएसयू है, रक्षा मंत्रालय के अंतर अधीन या उसके प्रशासनिक कंट्रोल में। किसके अधीन है, रक्षा मंत्रालय की। इसी ने इसका निर्माण किया है और किसके अंतर्गत, प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। प्लस ये फ्रिगेट है, स्टील्थ फ्रिगेट है। जहाज दो होते हैं, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर। तो फ्रिगेट जो होते हैं, बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, उनकी डिफेंस में काम करते हैं, रक्षा करने के लिए काम करते हैं। तो ये डिफेंसिव होते हैं, डिफेंसिव पोत है। ऑफेंसिव जो हमला करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं डिस्ट्रॉयर। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉयर। ये होते हैं आक्रामक या हमला करने वाले। फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर ये दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों का जो रोल है वो अलग अलग होता है। आईएनएस उदयगिरी जो है, ये प्रोजेक्ट 17A का दूसरा पोत है।
दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 70A का। पहला कौन सा था? INS नीलगिरी। इनका जो नाम रखा गया है INS उदयगिरी का, इससे पहले भी इसी नाम का एक पोत था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य विश्व विरासत सूची में शामिल। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। मराठा सैन्य परिदृश्य मतलब मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। इसका मतलब ये हुआ मराठों के जो किले थे उनको शामिल किया गया है। किलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये एक ही प्लेस माना जाएगा। किले कई सारे हैं जिनको शामिल किया गया है इस सूची में, लेकिन ये मराठा सैन्य परिदृश्य के नाम से जाना जाएगा। इसमें शामिल किए किलों की संख्या कितनी है? कितने किले शामिल किए गए हैं? तो 12 किले इन्हें शामिल किया गया है इस सूची में। अगर हम नाम देखते हैं इनके, तो सालहेर का किला, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, ये सारे किले हैं। कितने हो गए? 5। इसके अलावा राजगढ़ भी है। राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला और विजयदुर्ग। तो 3 2 5, 3 2 5, 10 हो गए हैं। एक है तमिलनाडु का जिंजी फोर्ट। इसको याद रखेंगे जिंजी किला को, क्योंकि ये तमिलनाडु में है। मराठाओं का राज्य था महाराष्ट्र में। और एक और बचा लास्ट में, कौन सा है? सिंधुदुर्ग। तो इन 12 किलों को शामिल किया गया है, लेकिन ये एक ही स्थल के रूप में इन्हें माना जाएगा। ठीक है। कहाँ पर शामिल किया गया? कहाँ पर बैठक हुई? तो बैठक हुई है पेरिस में, वहीं शामिल किया गया था। तो भारत में कुल स्थल कितने हो गए? इसके अंतर्गत हो गए हैं 44 विश्व विरासत स्थल। 44 में क्लासिफाई किया जाता है सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिक्स में। तो सांस्कृतिक स्थल कितने हैं? सांस्कृतिक स्थल, इनकी संख्या हो गई 36। प्राकृतिक स्थल
इनकी संख्या हो गई है 7 और एक मिश्रित में शामिल किया गया है। मिश्रित मतलब जिसमें कुछ लक्षण सांस्कृतिक के हैं, कुछ प्राकृतिक के हैं। तो वो कितने हो गए? 1। तो जो मिश्रित स्थल है उसका नाम तो हमें पता होना चाहिए। तो हमारा है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है ये? सिक्किम में। जो चोटी आपको पता होगा, कंचनजंगा चोटी पूछी जाती है, वो सिक्किम में है। इसके अलावा जो 7 प्राकृतिक स्थल हैं वो कौन से हैं? ये आपको मैचिंग में आता है, नेशनल पार्क की मैचिंग में भी आता है, तो आपको याद ही रखना है, लोकेशन के साथ याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, एनपी। ये कहाँ होगा? असम में। मानस राष्ट्रीय पार्क कहाँ? ये भी असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ये भी राजस्थान में, भरतपुर है, वहां पर है। इसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल, जहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नंदा देवी। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और छठवां है पश्चिमी घाट या सह्याद्री, केरल वाला जो पोर्शन है उसका। और लास्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसको भी याद रखेंगे। इसकी लोकेशन आप पता करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए सारे जो स्थल हैं उसमें शामिल किए गए। वो सांस्कृतिक जो स्थल हैं उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं वो मैं चर्चा कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि याद किया जा सके एटलीस्ट। क्योंकि कभी कभी लोकेशन मैचिंग के लिए आता है, लोकेशन के लिए, तो आपको कम से कम ये पता हो कौन सा लोकेशन कहाँ पर स्थित है। अभी जो एक घोषित किए गए हैं लेटेस्ट में, जैसे रानी की वाव, ये गुजरात में है। नालंदा महाविहार, ये तो बिहार में है ही। इसके अलावा मुंबई की विक्टोरियन गोथिक, ऐसे ही स्थल हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये स्थल हम आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाते हैं कि कौन कौन से स्थल हैं। ये यूनेस्को के स्थल हैं, तो हमें थोड़ी सी जानकारी यूनेस्को के बारे में भी होनी चाहिए कि यूनेस्को क्या है। UNESCO, यूएन तो यूनाइटेड नेशन के लिए है।
यूनाइटेड नेशंस, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर पेरिस में है, इसलिए बैठक भी अभी कहाँ हुई है? पेरिस में हुई है। नेक्स्ट है, एक योजना शुरू की गई है, नमस्ते योजना के तहत नमस्ते दिवस मनाया गया है। नमस्ते दिवस का आयोजन किया गया है। आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ में। किस अवसर पर किया गया है? नमस्ते योजना के तहत। नमस्ते योजना के अंतर्गत किया गया है इसका आयोजन। किसका? नमस्ते दिवस का। नमस्ते योजना क्या है? NAMASTE। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन। मैकेनाइज्ड सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब स्वच्छता, इकोसिस्टम। मैकेनाइज्ड मतलब यंत्र या मशीन की सहायता से। तो ये योजना जो है कब शुरू हुई थी? 23-24 में। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? सैनिटेशन, मैकेनाइज्ड मतलब जो जो सेप्टिक टैंक होते हैं, मानव मल की सफाई, सेप्टिक टैंक आदि का सफाई में मशीनों का प्रयोग, यंत्रों का प्रयोग। मशीनों के द्वारा की जाएगी। मतलब ये जो सफाई कर्मचारी हैं उनका सीधे जो संपर्क नहीं होगा। तो जो सफाई कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है। ठीक है, स्वास्थ्य और सम्मान के लिए, डिग्निटी बनी रहे। और इसका उद्देश्य है जो इससे होने वाली डेथ होती है उसको शून्य करना। सफाई से होने वाली मृत्यु को शून्य करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था इस योजना को। मंत्रालय कौन सा होगा इसका फिर? नमस्ते योजना का। तो ऐसा जो सोशल जस्टिस से जुड़े हुए काम होते हैं वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं। तो ये मंत्रालय होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। प्लस 2 लोग मिलकर चला रहे हैं इसको, आवास और शहरी विकास। क्योंकि ये काम कहाँ होगा? शहर में होते हैं, इसलिए 2 मंत्रालय काम कर रहे हैं, आवास और शहरी विकास प्लस सोशल जस्टिस। इसी मंत्रालय का पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आवास मंत्रालय हो गया और सामाजिक न्याय मंत्रालय हो गया, इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया है श्रमिकों के लिए। तो इसमें क्या दिया जाएगा? उनको पीपी कार्ड दिए जाएंगे, पीपी किट जो होती हैं दी जाएंगी, तो वो पहन के उससे मैला ढोने की जो प्रथा है उस पर रोक लगेगी। मैला ढोने की प्रथा पर रोक। रोक तो पहले से ही है, बट आधुनिक तकनीकी नहीं है, तो इस वजह से चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट है 4 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन। 4 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन। कौन 4 लोग चुने गए हैं? एक है हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला ये विदेश सचिव रह चुके हैं, मतलब ये ब्यूरोक्रेट हैं, सीधी सी बात है। कभी कभी क्षेत्र पूछ लिया जाता है, सो विदेश सचिव, पूर्व विदेश सचिव थे तो ये ब्यूरोक्रेट हो गए। और है उज्ज्वल निकम को बनाया गया है, ये काउंसिल हैं, वरिष्ठ वकील। और मीनाक्षी जैन, ये इतिहासकार हैं। एक और लोग हैं सदानंद मास्टर, ये बीजेपी के नेता हैं केरल से। इनके जो है सदानंद मास्टर कम्युनिस्टों ने इनके पैर काट दिए थे, कुछ घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी। केरल से हैं। तो इन 4 लोगों को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। राज्यसभा सदस्य मनोनीत। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और दूसरे होते हैं मनोनीत। निर्वाचित तो राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों द्वारा चुने जाते हैं। और जो मनोनीत होते हैं इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ये नहीं कि अपने मन से करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति सभी काम सलाह से करता है। तो इन 4 लोगों को किया गया है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 80। क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र से करना होता है? तो ये पूछा भी जाता है पॉलिटी में। तो एक हो गया आपका साहित्य,
तो साहित्य से मीनाक्षी जैन का नाम आ जाएगा, इतिहासकार है। कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। अगर विधानसभा में होता है तो वहाँ पर कोऑपरेटिव या सहकारिता भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये हो गया इसके बारे में। कुल सदस्य कितने मनोनीत होते हैं? राष्ट्रपति करता है, लेकिन कितने सदस्यों को? तो इनकी संख्या रखी गई है 12। तभी 4 किए गए हैं। और अन्य सदस्य जो वहां पर इस समय बैठे हुए हैं वो हैं, उसमें रंजन गोगोई जी इस समय है, सुधा मूर्ति का नाम इस समय है उसमें शामिल है। जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ। सुधा मूर्ति हो गई, और एक और नाम है पीटी उषा। ठीक है, तो ये हो गए राज्यसभा के सदस्य। मनोनीत सदस्य होते हैं 12। निर्वाचितों की संख्या जो रखी गई है वो है 238। तो ये हो गया राज्यसभा में जो लोग मनोनीत हुए हैं। अब शुभांशु शुक्ला का आईएसएस पर प्रवास। तो शुभांशु शुक्ला गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इनके बारे में, ये शुभांशु शुक्ला कौन है? पहले तो हमें ये पता हो तो ग्रुप कैप्टन है, मतलब इंडियन एयरफोर्स से। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो आईएसएस की यात्रा पर गए थे। आईएसएस यहाँ पर क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। किस मिशन के तहत गए थे? मिशन का नाम है एक्जियोम 4। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की निजी कंपनी। इसमें भारत के इसरो ने भी पैसा खर्च किया है। इसरो ने खर्च किया है पैसा। क्यों? ताकि हमें या भारत को क्या मिल सके? अनुभव मिल सके फ्लाइट का। किसके लिए? गगनयान में काम आएगा। क्योंकि हम लॉन्च करेंगे गगनयान। ये क्या है हमारा? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, जो हम 2 साल में लॉन्च करने वाले हैं। अभी आरओ में पूछा गया था समुद्रयान, तो समुद्र का मिशन था, जो हम 2027 तक लॉन्च करेंगे लगभग। तो ये हो गया एक्जियम 4। इनको कहाँ से लॉन्च किया गया? कहाँ से? तो अमेरिका में कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से लॉन्च किया गया इनको।
कनेडी स्पेस सेंटर। और यहाँ पर क्या जानकारी हमें चाहिए? रॉकेट का नाम क्या था? रॉकेट का नाम था फाल्कन 9। और इस रॉकेट पर जो कैप्सूल लगा था उसका नाम क्या था? कैप्सूल का नाम था ड्रैगन। ये भी आरओ में पूछा गया अभी एग्जाम जो हुआ है कि जिस कैप्सूल से गए थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था ड्रैगन। ठीक है, तो इसके मदद से गए थे, 2 हफ्ते के लिए गए थे और रुके कितने कितने दिन तक? प्रवास के दिन कितने रहे? 18 प्लस आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय बने। शुभांशु शुक्ला। और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय। तो पहले भारतीय कौन थे? ये थे विंग कमांडर राकेश शर्मा। ये भी एयरफोर्स से अधिकारी थे। विंग कमांडर राकेश शर्मा थे पहले भारतीय। कब गए थे? 1984 में। और इस समय सीएम कौन थी? ओ, पीएम थी इंदिरा गांधी। इनका आप भाषण भी सुन सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएगा, राकेश शर्मा से बात करते हुए। और किस देश की सहायता से ऐसा हुआ था? क्योंकि हमारे पास तो क्षमता अभी भी नहीं आ पाई है, तो रूस की सहायता से गए थे। उसका एक जो अंतरिक्ष कार्यक्रम था, सोवियत इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत सोयूज T2 के जरिए गए थे। सोयूज T2 के जरिए गए थे और वहां रुके थे। ऑर्बिट स्टेशन का नाम था सैल्यूट 7। 8 दिन गुजरे बिताए थे वहां पर। 8 दिन रुके। अंतरिक्ष स्टेशन का नाम था सैल्यूट ऑर्बिट स्टेशन। तो ये इनके बारे में जानकारी हो गई। वहां पर इन्होंने कुछ सारे प्रयोग भी किए। ये तो हो गए। ये शुभांशु शुक्ला के बारे में। इनकी जो नेटिव प्लेस क्या है? ये लखनऊ से है बेसिकली, अगर याद रखना है, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी पूछ लेते हैं कहाँ से हैं। नेक्स्ट है, एक बिहार से है, स्टेट न्यूज। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है बिहार में। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किसने किया है? अभी बिहार ने किया है। और एक इन्होंने बिहार में ही सीएम प्रतिज्ञा योजना की घोषणा की है। सीएम प्रतिज्ञा योजना की घोषणा, ये भी बिहार में हुई है। ये प्रतिज्ञा क्या है?
चीफ मिनिस्टर प्रमोशन ऑफ रेडीनेस प्रमोशन ऑफ रेडीनेस किस राज्य ने अंगदान और देहदान करने वालों को पुलिस दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर देने की घोषणा की है? तो ये है मध्य प्रदेश। हो सकता है पूछा जाए। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं नेशनल, फिर आगे हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।